नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रुद्रम 2 मिसाइल को लेकर है। रुद्रम 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइल की बात करें तो DRDO 2025 में ही इस मिसाइल के लिए कुछ और ट्रायल करने की तैयारी कर रही है। ये मिसाइल जो अभी सिर्फ Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट किया गया, अब इसको मिराज 2000-5 फाइटर जेट के साथ भी कॉम्पैक्टेबल बनाने पर काम किया जा रहा है। रुद्रम 2 मिसाइल का वजन लगभग 800 kg है और ये लगभग 200 kg तक की वॉरेट को भी कैरी कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि इस मिसाइल की कॉम्पैक्टिबिलिटी को अपने फ्लीट के ज़्यादा एयरक्राफ्ट के साथ बढ़ाया जाना चाहिए और इसी वजह से अभी DRDO की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ और एयरक्राफ्ट और सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले इस मिसाइल की कैप्टिव ट्रायल को 2025 के पहले हाफ में ही करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी फायरिंग ट्रायल को भी 2025 में कंप्लीट किया जाएगा और इस बार इसको सिर्फ Su-30 MKI एयरक्राफ्ट में ही नहीं बल्कि मिराज 2000 से भी टेस्ट किया जाएगा। अब फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसे आगे चल के तेजस मार्क 2 में भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए अभी काफी वक्त है क्योंकि तेजस मार्क 2 2030 तक ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाला है। इस मिसाइल की कुछ खास बात यह कि ये प्रीवियस रुद्रम 1 मिसाइल से काफी बेहतर होने वाला है और इसमें डुअल यूज कैपेबिलिटी मौजूद है, यानी कि इसको डुअल मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे हम चाहे तो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसको एक नॉर्मल एयर टू सरफेस मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस वजह से इसको एक वाइड वैरायटी के टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा इस मिसाइल को बहुत लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर मोड में फायर किया जा सकता है, जो कि बैटलफील्ड की टाइट सिचुएशन में पायलट को टारगेट के साथ एंगेज करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और इस वजह से इस मिसाइल का इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट होना काफी बड़ी बात होने वाली है। अगला अपडेट हेलिना मिसाइल और प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेकर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अभी हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लाइव ट्रायल को करने की तैयारी किया जा रहा है, जो कि इस बार भारत की तरफ से इंडिजिनसली डेवलप किए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर से फायर किया जाएगा। हेलिना या हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल एक 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है, जो आर्मर्ड थ्रेट को प्रिसिशन के साथ न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। हेलिना मिसाइल का डेवलपमेंट की बात करें तो 2022 में इसने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को अचीव किया था, जब इसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से सक्सेसफुली फायर किया गया था। तब मिसाइल एक सिमुलेटेड टैंक टारगेट को एक्यूरेटली एंगेज करके अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को प्रूव किया था। यह टेस्ट सिर्फ हेलिना का डिजाइन को वैलिडेट नहीं करता था, बल्कि इसकी हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन को भी कंफर्म कर चुका था। अभी के लिए हेलिना मिसाइल की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है और नए बैच में बनाए जाने वाले मिसाइल का इंटीग्रेशन और टेस्टिंग लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि हमारी प्रचंड हेलीकॉप्टर के साथ करने का प्लान किया जा रहा है। ये ट्रायल बहुत ज़रूरी होने वाला है क्योंकि ये पहली बार होगा जब हेलिना मिसाइल को LCH प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और ये LCH का प्राइमरी एयर टू ग्राउंड वेपन भी होने वाला है, जिस वजह से ये टेस्ट काफ़ी मायने रखने वाला है। अभी तक प्रचंड हेलीकॉप्टर में कोई भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं किया गया था, जो कि इसके ऑफेंसिव ग्राउंड अटैक और एंटी आर्मर कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक कम कर रहा था, लेकिन हेलिना मिसाइल के इंटीग्रेशन के बाद ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए रिजॉल्व होने वाली है। हेलिना मिसाइल की रेंज लगभग 7 किलोमीटर होने वाला है, जो कि LCH प्रचंड को एक स्टैंड अप डिस्टेंस से ही दुश्मन की यूनिट को टारगेट करने में मदद करने वाला है और इसकी फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी की वजह से LCH प्रचंड से फायर करने के बाद मिसाइल को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये अपने आप ही टारगेट को ट्रैक करके न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखने वाला और इसमें इस्तेमाल होने वाली इमेजिंग इन्फेड सीकर की वजह से इसकी एक्यूरेसी काफी बेहतर होने वाली है। अगला अपडेट भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम को लेकर है। अनमेन्ड एरियल व्हीकल और लॉइटरिंग मुनिशन जैसे थ्रेट के बदलते खतरे के दौर में सोलर ग्रुप ने अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक और नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है। रिसेंटली सोलर ग्रुप की तरफ से अपने भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम का एक सफल परीक्षण किया गया है। भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम की बात करें तो इसमें पहली बार ड्रोन को काउंटर करने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ये पूरी तरह से सोलर ग्रुप के द्वारा इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप किया गया है और इसकी प्राइमरी रोल दुश्मन की UAVs को
को इफेक्टिवली और कॉस्ट इफेक्टिव वे में न्यूट्रलाइज करना है। सोलर ग्रुप की तरफ से बताया गया कि ये माइक्रो मिसाइल आर्म्ड फोर्सेस के यूएवी थ्रेट्स को टैकल करने की कैपेबिलिटी को काफी हद तक इंप्रूव करने वाली है। इन माइक्रो मिसाइल के साथ भार्गवास्त्र सिर्फ हार्ड किल कैपेबिलिटी ही नहीं बल्कि इसमें सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी भी मौजूद है और 2 लेयर की कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रेशन के साथ ये सिस्टम छोटी ड्रोन से लेकर बड़े साइज की लॉटरिंग मुनिशन को हर तरह के थ्रेट को काउंटर करने में सक्षम होने वाला है। भार्गवास्त्र को आर्म्ड फोर्सेस के एग्जिस्टिंग नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया, जिस वजह से इसे आराम से हम करंट सिस्टम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में यूएवी सिर्फ रिकॉनेंस के लिए नहीं बल्कि वेपनाइज्ड प्लेटफॉर्म के तौर पर भी काफ़ी प्रोमिनेंटली इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे में इफेक्टिव काउंटर ड्रोन सिस्टम की ज़रूरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। सोलर ग्रुप का भार्गवास्त्र इस क्रिटिकल गैप को फिल करने के लिए एक रॉबस्ट और एडेप्टेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले जो हर तरह की यूएवी थ्रेट को एड्रेस करने में कैपेबल होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी के एआईपी इक्विप्ड सबमरीन्स को लेकर है। इंडियन ओशन के स्ट्रेटेजिक वाटर में सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी में काफी बदलाव हमको देखने को मिल रही है। जहां पाकिस्तान की नेवी एआईपी सिस्टम से इक्विप्ड सबमरीन के मामले में भारत से थोड़े आगे निकलती हुई नजर आ रही है। अभी पाकिस्तानी नेवी के पास 3 अगोस्ता 90B क्लास के सबमरीन है जो फ्रेंच सप्लाइड MES MAIP सिस्टम के साथ इक्विप्ड किए गए। इस सबमरीन एनहांस्ड अंडर वाटर एंड्योरेंस को प्रोवाइड करते हैं जो मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में काफी जरूरी होता है। इसके अलावा पाकिस्तान अभी 8 हैंगोर क्लास की सबमरीन को भी चाइना से रिसीव करने वाली है जो स्टर्लिंग पॉड AIP सिस्टम के साथ आने वाली है। अब जब ये डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी तो पाकिस्तानी नेवी के पास टोटल 11 AIP इक्विप्ड सबमरीन हो जाएंगे जो उनकी अंडर वाटर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को काफ़ी हद तक एक्सपैंड करने वाले। वहीं पर अगर इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी अभी कलवरी क्लास के सबमरीन को ऑपरेट कर रही है जो फ्रेंच स्कॉर्पियन डिजाइन के सबमरीन पर बेस्ड है, लेकिन इनिशियली इसमें कोई भी AIP सिस्टम इंटीग्रेट नहीं किया गया है और DRDO की तरफ से डेवलप किए गए AIP सिस्टम को इसी साल से इंडियन नेवी के स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन में इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया जाएगा जो कि पूरी तरीके से रिफिट होने के बाद 2027 तक वापस नेवी में कमीशन होना स्टार्ट होने वाले। इसी के साथ ही वर्तमान की सभी कलवरी क्लास के सबमरीन में AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करके बाद में इनको 2030 से 35 के बीच इंडियन नेवी को डिलीवर किया जा सकेगा। इस बीच 3 एडिशनल कलवरी क्लास के सबमरीन को भी बनाया जाने वाला है जो कि पहले ही AIP सिस्टम के साथ इक्विप होकर आने वाले। तो कुल मिलाकर 2030 से 2035 के बीच इंडियन नेवी के पास 9 AIP इक्विप्ड सबमरीन्स होने वाले जबकि पाकिस्तानी नेवी के पास 11 सबमरीन्स होने वाले, जो कि नंबर गेम में पाकिस्तान को इस देने वाला है क्योंकि प्रोजेक्ट 75I अभी तक फाइनल नहीं हुआ और इसमें सिलेक्ट किए गए सबमरीन अभी इंडियन नेवी में इंडक्ट होने में 5 से 10 साल तक का समय लग सकता है। तो इस टाइम पर पाकिस्तान के पास नंबर के मामले में एज रहने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की सबमरीन में जो AIP सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रही है टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो चुकी है और इस मामले में भारत के सबमरीन के पास अपर एज रहने वाला है जो कि पाकिस्तान की सबमरीन से बेहतर एंड्योरेंस को प्रोवाइड कर सकते, लेकिन फिर भी अभी एयरफोर्स की तरह हम नंबर गेम में अंडर वाटर स्ट्रेंथ में भी पाकिस्तान से पीछे पड़ रहे हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी ने अपने मैरिटाइम ऑपरेशंस को और भी मजबूत करते हुए चेन्नई की कटुआपल्ली शिपयार्ड में अपने दूसरे मल्टीपर्पज वेसल उत्कर्ष को लॉन्च कर दिया गया है। ये वेसल L&T शिपबिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है और इसका नाम उत्कर्ष, जिसका मतलब सुपीरियर इन कंडक्ट होने वाला है। ये शिप INS समर्थक के बाद इंडियन नेवी के फ्लीट का हिस्सा बनने जा रहा है जो सिर्फ 3 महीने पहले ही लॉन्च किया गया था। ये दोनों ही वेसल मिलकर इंडियन नेवी के ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को काफी हद तक बूस्ट करने वाले हैं। L&T प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट A.T. रामचंदानी ने इस लॉन्च इवेंट की इंपॉर्टेंस को जोर देते हुए कहा कि यह लॉन्च इवेंट L&T शिपबिल्डिंग की कमिटमेंट को दिखाता है कि हम इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए डेडिकेटेड हैं और अपने इन हाउस डिजाइन एक्सपर्टीज और एग्जीक्यूशन पावर के साथ हम इंडियन नेवी की फ्लीट की एक्सपेंशन नीड को भी कटिंग एज डिफेंस प्लेटफॉर्म के साथ पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा कल इंडियन नेवी में एक साथ 3 नेवल वेसल को कमीशन किया गया जिनको PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कमीशन किया गया था। इनमें से पहला वेसल INS विशाखापट्टनम क्लास का आखिर डिस्ट्रॉयर INS सूरत है। दूसरा INS नीलगिरी क्लास का पहला वेसल जो कि प्रोजेक्ट 17A क्लास का लीड वेसल भी है और ये दोनों ही वेसल अभी इंडियन नेवी के सबसे मॉडर्न वेसल में गिने जाते हैं। इसके बाद सेम टाइम पर प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनाया गया आखिरी सबमरीन INS वक्सीर को भी इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया। लेकिन मजे की बात यह कि तीनों के तीनों वेसल मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किए गए और ये मजगांव डॉक लिमिटेड के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि एक ही दिन में मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बनाए गए 3 वेसल को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।